हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं जो यूपी आईटीआई है, इसके अंतर्गत बहुत सारे व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके लिए जो सत्र है 2024-25 उसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो आप उसके लिए आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आईटीआई की scvtup.in, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ जाकर आप इसके बारे में पूरा जो इसका प्रोसीजर वगैरह है, आप इस पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आवेदन की तिथि है, जो आवेदन कब से कब तक चलेगा। तो आवेदन के लिए टाइम पीरियड है आपका 10 जुलाई से, ये आपका जो आवेदन है वो शुरू हो गया है और इसकी जो लास्ट डेट है वो रहेगी 4 अगस्त 2024। ठीक है, 4 अगस्त 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। और जो फॉर्म अगर अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो फॉर्म को संशोधित करने के लिए जो समय रहेगा वो आपको 48 घंटे के आपने जो पेमेंट किया है वो आप 48 घंटे के अंदर-अंदर आपको बदलना है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है और आपने फॉर्म फिल किया था और आपको आपका पेमेंट भी हो गया, मतलब पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आपको 2 दिन का समय रहेगा। आप 2 दिन के अंदर-अंदर अपना फॉर्म चेंज कर सकते हैं। ठीक है? तो ये तो हो गई डेट की बात। और वैसे डेट जो है इसकी आईटीआई की अधिकतर 100% यही रहता है कि ये आगे एक्सटेंड होती रहती है, डेट इसकी बढ़ती रहती है। लेकिन मैं आपको सलाह दूँगा कि आप उसका इंतज़ार ना करें। आप समय से पहले ही अपना आवेदन जो है भर दें, ताकि आपको बाद में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक है? तो अब हम बात कर लेते हैं, दूसरी बात है इसका जो शुल्क है। तो आवेदन शुल्क जो रहेगा वो जनरल वालों के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगा ₹250। और जो अ एससी वाले हैं और एसटी वाले हैं उनके लिए फ़ीस रहेगी आपकी ₹150। ठीक है? तो 2 आपके ये फ़ीस हैं। अच्छा, अब हम तीसरी बात कर लेते हैं रिज़र्वेशन का। तो रिज़र्वेशन इसमें 2 तरीके का, 2 नहीं, इसमें 3 तरीके का रिज़र्वेशन है। 3 तरीके का एक है जो कि एक आपका जो वर्टिकल रहता है, क्या कहते हैं, रिज़र्वेशन, वो जो पहले से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो निर्धारित है, जो कि है एससी कैटेगरी के लिए 21%, एसटी कैटेगरी के लिए 2%, ओबीसी के लिए है 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए है 10%। तो ये तो हो गया, वर्टिकल हो गया आपका रिजर्वेशन। दूसरा इसमें रिजर्वेशन होता है आपका हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में दे रखा है आपका जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते हैं उनके लिए या उनके आश्रितों के लिए। दूसरा है आपके जो सेवानिवृत्त रक्षाकर्मी हैं उनके लिए या उनके परिवारजनों के लिए। ठीक है? दूसरा होता है शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों के लिए। ठीक है? और चौथा है आपका महिलाओं के लिए, जो कि चारों का दे रखा है कि 2% स्वतंत्रता संग्राम के लिए सेनानियों के लिए है और दूसरा है जो हमारे रक्षाकर्मी हैं उनके लिए 5% का है, जो दिव्यांग हैं उनके लिए 4% का है और जो महिलाएँ हैं उनके लिए 20% का है। तो ये हो गया कि दूसरा दूसरे आरक्षण के बारे में। और जो तीसरा इसका जो आरक्षण है और जो मेरी नज़र में सबसे बड़ा इसमें रोल निभाता है आपके सीट आवंटन के लिए, वो सबसे बड़ा आपका आरक्षण है ये वाला, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अ, ये ठीक है, जनपदों में व्यवसायवाद सीटों को 25-25% क्रमशः विकासखंड, तहसील, जनपद तथा प्रदेश स्तर पर पूल करते हुए उपलब्ध सीटों का नियमानुसार लंबवत एवं क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया जाएगा। अब इसमें ये है कि जो जितने भी आईटीआई हैं, उनका जो आरक्षण है, वो तो जो मैंने 2 पहले बता दिए, उनका आरक्षण वो रहेगा। लेकिन तीसरा जो उसमें अहम आरक्षण होता है, जिसमें मैं आपने देखा होगा कभी-कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी 80% है, 85%, 90% है, उसके बाद भी उनको अपने मन की ट्रेड या उनके मन का जो आईटीआई कॉलेज है, वो नहीं मिल पा रहा है, या फिर उनको 1-1, 2-2 या 3-3 जो लिस्ट आ जाती है, उसके बाद उनको जो दूसरी या तीसरी लिस्ट तक उनको वेट करना पड़ता है, तब जाके उनका सीट अलॉटमेंट होता है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो इसका ही होता है, जो सबसे बड़ा रोल यहाँ ये निभाता है, ये वाला आरक्षण। तो उसका कारण ये है कि जो बच्चे जिनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है, जिसकी मानो किसी की 80% है, 90% है, तो वो क्या करता है कभी-कभी थोड़ा उत्साह में आके वो जनपद स्तर या फिर प्रदेश स्तर के लेवल पर
जो आईटीआई का सिलेक्शन करता है, क्योंकि जब हम फॉर्म भरते हैं तो वहाँ हमसे पूछा जाता है कि आप कौन से स्तर की आईटीआई के लिए आवेदन करना चाहते हैं। उसमें यही 4 ऑप्शन होते हैं, विकासखंड, तहसील, जनपद या प्रदेश स्तर। तो यदि जब आप प्रदेश स्तर का चयन करते हैं तो प्रदेश स्तर में आपको पूरे प्रदेश की आईटीआई दिखाई देंगी। आपको सभी जिलों की जो आईटीआई है, सारी आईटीआई वहाँ दिखाई देंगी। ठीक है? तो उसमें ये होता है कि जब आप प्रदेश लेवल पर चले जाते हैं तो आपको 25% जो आरक्षण है वो प्रदेश लेवल का चला जाएगा और वहाँ आपको जो फाइट करनी है पूरे स्टेट के बच्चों से करनी है। तो इस वजह से कभी-कभी आपको 80% 90% वालों बच्चों का भी जो उनको ट्रेड नहीं मिल पाती है या फिर उनको दूसरी या तीसरी लिस्ट का वेट करना पड़ता है। अच्छा, और जो बच्चे विकासखंड लेवल के लिए अप्लाई करते हैं या तहसील लेवल के लिए अप्लाई करते हैं, तो जब कभी-कभी उनका 50% भी होता है, हाई स्कूल में 50% है, 60% है, 65% है, इतनी कम परसेंटेज पे भी उनको अच्छी आईटीआई मिल जाती है, अच्छी ट्रेड के साथ, ठीक है? तो यहाँ मेरा जो वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है, वो भी यही है कि आपके पास कम परसेंटेज भी है, तो आप कैसे अपनी अच्छी ट्रेड पा सकते हैं, जो कि एक अभी तक मैं समझता हूँ बहुत से बच्चों को इस चीज़ से जानकारी नहीं है। वो कोई कैसे भी बता देता है, वो उस तरीके से जाके फॉर्म भर देते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों का बेचारों का अलॉटमेंट ही नहीं हो पाता है। जिसकी 70% है, वो भी बेचारा 4 राउंड निकल जाते हैं उसके, लेकिन उसको सीट अलॉटमेंट नहीं होता है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण इसका ही है, जो आप यहाँ देख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है। तो आप कोशिश कीजिए कि फॉर्म भरते समय सबसे ज़्यादा जो आप ध्यान रखेंगे, वो उस चीज़ का रहेंगे कि आपको केवल विकासखंड, अगर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है आपको विकासखंड को, अगर विकासखंड नहीं है तो तहसील तक आपको सीमित रहना है। अगर आप तहसील लेवल तक आप सीमित रहेंगे तो आपको बहुत ही कम बच्चों से आपको फाइट रहेगा। तो आपको ज़्यादा बच्चे ना होने की वजह से आपको 25% का जो रिजर्वेशन है सीधा डायरेक्ट मिलेगा और कम मार्क्स होने के बावजूद भी आपको आपके पसंद की ट्रेड और आईटीआई मिल सकती है। ठीक है? तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखें, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है? तो आईटीआई के लिए हमको डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए? तो डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहला जो आपको रहेगा, वो रहेगा आपका हाई स्कूल की मार्कशीट या 8वीं की मार्कशीट, क्योंकि इसमें 2 लेवल की योग्यताएँ माँगी जाती हैं। क्या कहते हैं कि आपको क्या-क्या होना चाहिए? तो उसमें आपके पास सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि आपके पास हाई स्कूल या 8वाँ जिस लेवल से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। उसके साथ-साथ ही आपके पास ट्रांसफर सर्टिफ़िकेट जो होता है, टीसी जिसको बोलते हैं, वो आपके पास हर हालत में होना चाहिए मूल रूप से, ठीक है? 2 चीज़ें आप ये ध्यान रखेंगे, एक तो आपका जो हाई स्कूल या 8th का सर्टिफ़िकेट है वो, दूसरा आपका ट्रांसफर सर्टिफ़िकेट, वो होना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, 2 चीज़ें, ठीक है? और तीसरी चीज़ आपके लिए जो आपका कैटेगरी सर्टिफ़िकेट रहेगा, जिस भी आरक्षण के तहत आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसका आपके पास सर्टिफ़िकेट रहना चाहिए। ठीक है? आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या फिर आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या फिर सैनिक आश्रित हैं, जिस भी आरक्षण के तहत आपने अप्लाई किया होगा, उसका आपके पास प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। ठीक है? तो 3 डॉक्यूमेंट आपके ये हो गए, हाई स्कूल की मार्कशीट, 8वीं की मार्कशीट या टीसी और आपका जिस कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है वो। ठीक है? और कुछ-कुछ आपके जो आईटीआईज़ होते हैं, वो एक आपसे एफिडेविट भी माँगते हैं और आपका मेडिकल जो फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट होता है, वो फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट भी आपसे माँगते हैं, जो डॉक्टर बना के देते हैं। और चौथा एक रहता है उनका कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट, वो कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट माँगते हैं। तो कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट के लिए आप यूपी की जो इनकी जो यूपी पुलिस की ऑफ़िशियल वेबसाइट है, यूपी कोप करके, आप आप वहाँ भी जाके इसमें जाके अपना जो कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ जो एक एप्लीकेशन आएगा यूपी यूपी कोऑप करके, तो आप वहाँ जाके इसमें देख सकते हैं, यहाँ आपको आएगा कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट के लिए, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट है। तो कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट के लिए आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और आप इसको अपने पास से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ₹50 की फ़ीस कटती है। तो ये आपको लगभग 15 से 20 दिन में आपको बन के आपके पास आ जाएगा। आप इसको वहीं से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है? तो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए, जो-जो इसके लिए नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैं और ये आप इसको सुनिश्चित कर लें कि ये आपके पास हर हालत में होने चाहिए, ठीक है? आपने जिस लेवल से अप्लाई किया है, उस लेवल की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। दूसरा आपके पास टीसी होना चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तीसरा आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए और चौथा आपके पास ये फिटनेस सर्टिफिकेट और आपके पास हो गया
पाँचवां आपका ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इन कम से कम ये 5 डॉक्यूमेंट्स आप हर हालत में रेडी करके रखें, ठीक है? कुछ-कुछ आईटीआईज़ होते हैं जो एफिडेविट वगैरह भी माँगते हैं, तो उसके लिए वो आपके लिए ऑप्शनल है, आप उसको हाथ के हाथ भी बनवा सकते हैं, ठीक है? तो 5 डॉक्यूमेंट आप ज़रूर ध्यान दें, आप इनको बनवा के रखें, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट की बात हो गई। अब मेन बात जिसकी चल रही थी कि अगर आप आईटीआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो पहले आपने सोच कर रखा होगा कि मैं कौन-सी ट्रेड के अंतर्गत प्रशिक्षण लूँ या कौन-सी ट्रेड मेरे लिए ठीक रहेगी या कौन-सी आईटीआई मेरे लिए ठीक रहेगी। तो उसके लिए आपको जो इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वहीं पर आपको एक सेक्शन दिखाई देगा आईटीआई। वहाँ जाने के बाद आप देखेंगे राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों की सूची और निजी प्रशिक्षण संस्थानों की सूची। तो आप जैसे भी करना चाहते हैं, अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं, तो प्राइवेट पर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ तो आपको मैं गवर्नमेंट की बता रहा हूँ, तो आप गवर्नमेंट के लिए क्लिक करेंगे राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों की सूची, ठीक है? तो मान के चलिए यदि आपका स्टेट आता है, आगरा आपका स्टेट है, ठीक है? अब आप देखेंगे आगरा स्टेट में कौन-सा जो आपकी आईटीआई है, जो आपके नियर बाय पड़ेगा या जो आपके लिए है, ठीक है? जैसे कि मुझे लग रहा है ये अलीगढ़ की जो मेन आईटीआई है, जो बड़ी आईटीआई है, वो ये है, ठीक है? तो अब आपको चेक करना है कि किस आईटीआई में कौन-सी ट्रेड है, तो उसके लिए आपको सीधे बस उसकी जो यहाँ दे रखा है प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको पूरा इसको बता देगा कि कौन-सा इसका ब्लॉक लग रहा है, कौन-सी तहसील लग रही है, क्या एड्रेस है, ठीक है? और इसके कॉन्टैक्ट नंबर भी है। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं जो इसमें ट्रेड्स अवेलेबल हैं, ठीक है? तो उसके लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे ट्रेड डिटेल, ठीक है? तो आप देख सकते हैं इस आईटीआई के अंदर कितनी ट्रेड्स अवेलेबल हैं, ठीक है? रेट का नाम मिल जाएगा आपको, उसका ड्यूरेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है? और शिफ्ट कितनी है, एनसीवीटी है, एससीवीटी है। वैसे तो सारे अब जो है एससीवीटी खत्म ही हो गया है, एनसीवीटी ही है सारी ट्रेड्स, ठीक है? तो आप इस तरीके से कौन-सी आईटीआई में कौन-सी सीट्स है और कौन-सी सीट्स हैं और कौन-सी ट्रेड अवेलेबल है, कौन-सी ट्रेड नहीं है, ठीक है? तो आप वो यहाँ पर जाके किसी भी आईटीआई की आप प्रोफाइल में जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं। वो नॉन डीएसटी वाली ट्रेड थी, ये डीएसटी वाली ट्रेड है। डीएसटी वाली ट्रेड में ये है कि आपको बाद में इसको आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ठीक है ना? जिस ट्रेड से आप करेंगे, उस ट्रेड के अंतर्गत उस कंप्लीट होने के बाद आपको उसका प्रशिक्षण भी मिलेगा और उसका जो प्रशिक्षण है कहाँ मिलेगा, उसका नाम भी यहाँ पर बताया गया है कि आपको कहाँ-कहाँ पर आपको प्रशिक्षण मिलेगा, ठीक है? तो ऐसे ही आप यहाँ पर किसी भी आईटीआई में जाकर किसी भी आईटीआई के लिए जाकर देख सकते हैं कि कौन-सी आईटीआई में कौन-सी ट्रेड अवेलेबल है या कौन-सी ट्रेड मतलब कौन-सी आईटीआई आप करना चाहते हैं। जिस ट्रेड से भी करना चाहते हैं, उसके लिए आप उसमें सारी ट्रेड वगैरह चेक कर सकते हैं कि कौन-सी ट्रेड है और कैसे-कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन-सी आईटीआई के लिए, ठीक है? अब हम दूसरी इसकी बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्या-क्या आईटीआई करने का क्या बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट्स के लिए आप देख सकते हैं सबसे बड़ा इसका जो बेनिफिट्स है वो यही है कि जब भी हमारी कभी रेलवे की या आर्मी या नेवी में वैकेंसी निकलती हैं, तो मतलब और भी विभाग हैं जिसमें आईटीआई माँगते हैं, आईटीआई सर्टिफ़िकेट होना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए उसमें आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका ये है, लेकिन आईटीआई का मुख्य उद्देश्य है कि आपका स्वरोज़गार का सहायक होना, ठीक है? अगर आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही है या आपको कहीं भी आपको कोई रोज़गार कहीं से नहीं मिल रहा है, तो उसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसके तहत आप अपना रोज़गार शुरू कर सकते हैं, ठीक है? सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका यही है कि आप इसमें अपने सेल्फ डिपेंडेंट आप इसमें हो सकते हैं, ठीक है? तो बाकी सारे बेनिफिट्स यहाँ दे रखे हैं। अब बात कर लेते हैं कि कुछ रहेंगे बच्चे जिनको रहेगा कि हमारा कौन-सा कोर्स जो है हमको करना चाहिए, कौन-सा कोर्स हमको नहीं करना चाहिए। कौन-सा कोर्स करना चाहिए उनको, कौन-सा नहीं करना चाहिए या उसके लिए क्या-क्या बेनिफिट्स हैं या उसमें क्या-क्या सिखाया जाता है। तो उसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है? सिलेबस में जाके जो पाठ्यक्रम सूची है कि आपको उसमें क्या-क्या ट्रेड रहेगी, कितने वर्ष का कोर्स है, ठीक है? तो पूरी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जो प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर है, वो 1 साल का कोर्स है, ठीक है? और उसके लिए जो न्यूनतम योग्यता है 10वीं पास या 12वीं पास है और इसमें क्या-क्या आपको सिखाया जाएगा, ये भी बताएँगे कि प्लास्टिक के पुर्जे, पाइप इत्यादि मशीनरी के कार्य, ठीक है? यहाँ आप पूरा जो ट्रेड है, सारी ट्रेड के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं कि कौन-सा ट्रेड है और कौन-सी ट्रेड में आपको क्या प्रशिक्षण दिया जाएगा और कितने साल का वो आपका प्रशिक्षण रहेगा, ठीक है? तो आप यहाँ पर आकर पूरी सारी ट्रेड हैं, उनकी जानकारी ले सकते हैं, जहाँ ग्रुप ए के भी कोर्स बताए गए हैं और ग्रुप बी के भी कोर्स बताए गए हैं, ठीक है? तो आप यहाँ देख लें, जौन सा भी आपको लगेगा हाँ, कि हाँ, मेरे लिए ये कोर्स अच्छा रहेगा या मैं इसके लिए हूँ,
मुझे ये कोर्स करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी, ठीक है? यदि आपको कुछ कोई कन्फ्यूज़न रहेगा या कुछ आपको जानकारी लेनी है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है? और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जो बच्चे या जो आपके सहमित्र हैं या आपके कोई जानकार हैं जिसको आईटीआई के लिए अप्लाई करना है, तो प्लीज़ उसके लिए मेरी वीडियो ये शेयर करें। थैंक यू।